नमस्कार, मैं हूँ अशोक व्यास और मेरे साथ हैं अमिताभ बच्चन। जी हाँ, फ़ोटो में इस फ्रेम में अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं और अमिताभ बच्चन हम में से कई लोगों के साथ रहते हैं, चलते-फिरते। कभी हम उनके संवाद गुनगुनाते हैं, कभी उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर हम आनंदित होते हैं और ये क्रम बहुत बरसों से चल रहा है। इस तरह से इस कदर अमिताभ बच्चन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समाये हुए हैं कि उनके साथ जो कुछ घटित होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब उनका 81वाँ जन्मदिन आया और वो जो यंग एंग्री मैन थे, उनकी जो युवापना है, वो सरकार का अभी तक बना हुआ है। और ये मुकद्दर के सिकंदर अमिताभ बच्चन के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक ऐसे दंपत्ति हैं जो उनको इतना चाहते हैं, जितना चाहने वाले शायद कम होंगे। तो पहले उषा मिश्रा जी और पंकज मिश्रा जी का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो। तो अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर आपसे बातचीत की शुरुआत करते हुए क्यों ना उनका बहुत पसंदीदा जो संवाद आपका है, उससे बात प्रारंभ की जाए। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ कि पंकज जी अमिताभ बच्चन जी के संवाद बोलने में आनंद लेते हैं, उनके गीत गाने में आनंद लेते हैं और बाकी बातें हम धीरे-धीरे जानेंगे, बट शुरुआत किसी एक डायलॉग से। हाँ, जहाँ तक डायलॉग की बात है अशोक जी, आप तो जानते ही हैं, डायलॉग के शहंशाह हैं हमारे अमिताभ सर। मतलब इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता डायलॉग बोलने में। 55 साल से डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग बोले जा रहे हैं, एक से एक उम्दा डायलॉग। ऐसे डायलॉग्स जो हमारे और आपकी ज़हन में बसे हुए हैं। मेरी उम्र है 55 साल, उसमें से 50-51 साल से तो बच्चन साहब डायलॉग बोलते ही जा रहे हैं। चाहे वो एक लाइन वाला डायलॉग हो, ये हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, या फिर सरकास्टिक वाला हो, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, राइट? या फिर ये है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जहाँ उनकी खुददारी झलकती है उस डायलॉग से, झलकता है एक जुनून जिसके साथ हम और आप सब पले बढ़े हैं, बड़े हुए हैं उन डायलॉग्स के साथ। तो कई सारे डायलॉग्स हैं उनके, अच्छा, एक मतलब टेस्ट हो गया आपका उषा जी के पास जाने से पहले मुझे भी दीवार फ़िल्म से वो याद आ गया जब उनका किरदार जो होता है दीवार में वो कहता है कि डाबर साहब बचपन में एक कहानी सुनी थी। याद है आपको वो कहानी क्या थी? या उसमें वो कहते हैं कि एक सोने की मुर्गी थी उसके पास और वो रोज उसको एक सोने का अंडा देती थी। तो आप सोच लीजिए, रोज सोने के एक अंडे चाहिए या सारे अंडे एक ही दिन लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ। तो बच्चन साहब कहते हैं कि मैं जानता था आप मजाक कर रहे अच्छा, उषा जी आप बताइए कौन-सी पहली पिक्चर आपको अमिताभ की याद आती है जिससे कि आपको लगा अरे क्या कलाकार है? पहली पिक्चर मैंने उनकी देखी थी डॉन। उस वक़्त मैं प्रतापगढ़ में थी 10वीं के एग्ज़ाम देने से पहले। मैं और मेरी बहन स्कूल से भाग के गए थे पिक्चर देखने। तो और लकीली मतलब बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड भी अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन हैं और उनका फ़ेवरेट गाना डॉन का है। हैं। या तो अशोक जी, so my favorite song, if somebody asks me what is your favorite song for Mr. Bachchan, the number one without any hesitation in my sleep, I can go मैं हूँ डॉन। That's my favorite तो song. वो सुना जाए आपसे उषा जी सुने इनसे? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसा है कि यहाँ कोई साज-वाज तो है नहीं, ना साज है, मतलब एक छोटी-मोटी आवाज़ है हमारी, कोई प्रोफ़ेशनल कलाकार तो है नहीं, लेकिन जो भी हमसे बन पड़ेगा। तो बच्चन साहब का ये गाना है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, ज़रा पहचानो मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। टें 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 टें। उसके बाद यस, ये बैंड बाजे वाले भी बजाते थे, शादियों में, बारातों में भी बहुत जी, बजता था। और हालाँकि जा तो रहा है दूल्हा, लेकिन पीछे गाना बज रहा है मैं हूँ डॉन। तो हाँ, ऐसे हाँ। उन्होंने डॉन को एक पवित्रता कर दी कर ये दी अपने गाने से। एक और इससे मेरी याद जुड़ी हुई है डॉन फ़िल्म जी। से, कि डॉन फ़िल्म आने के बाद, मतलब इससे जब प्रभावित हुए बहुत, और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, पुणे में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, तो उस वक़्त एक यामाहा मोटरसाइकिल हुआ करती थी आरएक्स 100। तो मुझे इनकी
इनके पिताजी ने मुझे तोहफे में दी थी शादी में। अरे भाई वाह वाह, बधाई बधाई। तो उस सीट के पीछे डॉन लिखा हुआ था, मतलब डॉन अच्छा, लिखना यू नो, सो एक इतना इम्प्रेशन पड़ा था उस बात का कि वो हमारे बस ज़हन में रह गया वो पूरा। तो आपने मुकद्दर का सिकंदर कहा तो मुझे वो डायलॉग भी याद आया एक लाइन में तो, जोराबाई दिल का जलाऊं, आप सुनाई, याद है आपको? अरे क्या बात है! हाँ, हाँ, दिल का जला हूँ पूरी दुनिया को जला सकता हूँ, राइट? दैट्स द वन यू आर रेफरिंग हाँ टू? हाँ, हाँ, सारी बहुत दुनिया को जलाकर खाक कर दूंगा। हद कर दूँगा। हाँ मतलब वो जोड़ी जो थी बच्चन साहब की और रेखा की, 8-9 सफल फ़िल्में, मतलब बेइंतहा सफल फ़िल्में उन लोगों ने दी। उनकी केमिस्ट्री जो थी बहुत ही बढ़िया। मुझे उनकी पहली केमिस्ट्री जो सबसे अच्छी लगी, जो मेरी बचपन की याद है, जो मेरी पहली फ़िल्म बच्चन की थी, जो मैंने 15-20 बार देखी थी, वो थी मिस्टर नटवरलाल। तो उसमें रेखा जी हैं, हम्म, और इत्तेफ़ाक से बच्चन साहब ने उसी फ़िल्म में उनके करियर का पहला गाना गाया हुआ है। वो है मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा किस्सा सुनो, सुनाओ। ये वाला। ये उनका गाइए पहला गाना है। गाइए गाइए। तो लोगों को, कई लोगों को मैं देखता हूँ, कई लोगों को लगता है कि उनका पहला गाना था वो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन वो उनका पहला गाना नहीं था। पहला गाना उनका ये वाला था, मिस्टर नटवरलाल का, जो राजेश रोशन जी ने बड़ी, मतलब दबाव डाल के बड़ा उनसे गवाया था, और वो गाने के लिए एकदम तैयार नहीं थे, लेकिन वो गाना इतना पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद बच्चन साहब ने करीब 35, 40, 50 गाने गाए, और उसमें से 8-10 गाने तो ऐसे हैं कि जिनके बिना वो सीज़न पूरा ही नहीं होता। जैसे होली वाला गाना है, तो उसके बिना होली पूरी ही नहीं होगी। यू नो, कई तरह के गाने ऐसे हैं। और आई मतलब अच्छी बात ये है कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, किशोर कुमार के साथ, लता मंगेशकर के साथ, सुखविंदर सिंह जी के साथ, सब बड़े-बड़े महारथियों के साथ गाना गाए, और वो गाने ज़बरदस्त पॉपुलर। तो अमिताभ बच्चन गायक, अमिताभ बच्चन अभिनेता, अमिताभ बच्चन एक तरह से पायनियर, जो ये म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, वो ए बी 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 ऐसा एक गाना उनका था ना, वो आपको हाँ, याद हो? हाँ। तब तक म्यूजिक वीडियो और ये प्राइवेट एल्बम का इतना ज्यादा प्रचलन हुआ नहीं था, जी, बट ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम इन मैनी थिंग्स। और एब्सोल्यूट। उन्होंने एक समय में उन्होंने एज एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आपके न्यू जर्सी में टेलीविजन चैनल भी शुरू किया था। जब हम इंडिया में पढ़ते सुनते थे कि अरे वो अमिताभ बच्चन ने वहाँ पे टीवी चैनल शुरू कर दिया, टीवी एशिया था उन्होंने लिया हुआ था। तो करेक्ट। वो भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि उन्होंने एक फैशन शो, नहीं, ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज किया था। एबीसीएल में। हाँ, या पर अब जो ये उनकी पारी चल रही है कौन बनेगा करोड़पति, उषा जी ये देखिए आप, एक तस्वीर है, हाँ जी। आप ही दिखाई दे रहे हैं पीछे। तो आप लोगों को कैसा लगा? पहले तो जाने का मौका कैसे हुआ कौन बनेगा करोड़पति? उषा जी बताइए। बहुत ही, मतलब वो अनुभव तो बहुत ही अच्छा था। मतलब एक बड़ा सपना जो बोलते हैं वो हमारा पूरा हुआ, और अमिताभ बच्चन जी के साथ हम 5 घंटे 4 घंटे देख देख रहे थे एकदम सामने। और कैसे वो पूरा केबीसी का शूटिंग होता है, उनके क्रू और बच्चन जी के अंदर कितनी इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है। मतलब 4 घंटे इस उम्र में भी 5 घंटे मतलब रिकॉर्डिंग करना और लगातार बोलना और इतनी एनर्जी के साथ, फिर हम लोग के साथ मिलना-जुलना, बातें करना, मतलब एकदम मन प्रफुल्लित का हो वो एकदम, हाँ, भाव विभोर हो बाग गया। बाग हो गया, बाग बाग हो गया। एकदम मतलब सपने में भी जो सोच नहीं सकते थे वो हमारा पूरा हो गया था वहाँ, तो तो हमने एक-एक पल बहुत एन्जॉय किया। पंकज जी आप बताइए कैसा लगा उनका सामना होना, और कुछ थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई थी क्या? या उनसे करीब 3-4 मिनट वन टू वन बातचीत हुई। उन्होंने प्रॉपर फ़ोटो खिंचाया हमारे साथ, और एक टी-शर्ट मैं ले गया था जिस पे उन्होंने ऑटोग्राफ दिए। मैंने उनको कहा सर ये मेरी जीवन की मतलब कमाई होगी। प्लीज़ आप इस पे ऑटोग्राफ करिए। ये देखिए ये स्क्रीन पे आ गया। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। क्या बात है! दीवार फ़िल्म का ये डायलॉग मेरे दिमाग पे लिखा हुआ है। और अभी टी-शर्ट पे लिखा है, झूठ मत बोलो। मतलब या मतलब इस लाइन से जो खुददारी झलकती है आदमी की, कि मतलब मैं मेहनत करता हूँ और मैं अपने हक का पैसा माँगता अच्छा पंकज जी, ऐसा है कि आप फैन अमिताभ के हो, अच्छी बात है, वो एक्टर है, ये अच्छी बात, लेकिन आप उस किरदार के साथ खुददारी जोड़ोगे तो फिर वो स्मगलर था पिक्चर में, वो भी आ जाएगा। तो वो मतलब तो पूरा कैरेक्टर खुददारी की बात नहीं है, हूँ। वो कैरेक्टर को जी रहे थे, लेकिन जी, हाँ, जी, जी।
लेकिन ये है कि मैं बच्चन साहब से करीब 5-6 बार मिल चुका हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, उनसे 1 टू 1 भी मिल चुका हूँ। ये 2006 में अटलांटिक सिटी में जो आए थे, अच्छा। अनफॉरगेटेबल टूर जो उन्होंने वर्ल्ड का किया था, उसमें भी हमने मीट एंड ग्रीट का टिकट खरीदा था। तो वी हैड काइंड ऑफ गुड टाइम विद हिम। अच्छा, बट ये आपने जो टिकट खरीदा की बात करी ना, तो आपको अगर याद हो तो बताइए कितने का टिकट था? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ आपकी बात से पहले जी, कि अभी उनकी जो नेट वर्थ है ना, वो 3,160 करोड़ रुपए ऐसा कुछ है। या तो ये बड़ी बड़ी बात है। या और एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। एक यस, बार ऐसा था कि बैंक्रप्सी आ गई थी, पर यस। आप पहले टिकट के बारे में बताइए, हाँ, टिकट ले। हाँ, तो सर ये पैसे 2000 वसूल हुए कि नहीं है ये? हाँ, 2006 की बात है। और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, एंड आई टोल्ड उषा दैट दिस इज़ द टाइम, वी कैन मिस दिस। तो वो मीट एंड ग्रीट वाली टिकट हमने खरीदी थी मिस्टर जोतवानी साहब से, जो उस वक़्त के ऑर्गेनाइज़र थे। हुँ, हुँ। $700 की एक टिकट थी, $700। ओह मैन! और अच्छा। उस वक़्त मेरे जेब में कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। लेकिन जो बेपनाह मोहब्बत थी, वो तो पैसों से बहुत ज़्यादा थी। पैसा उसके सामने बहुत हल्का था। तो वो हमने टिकट खरीदी और खूब हमने उसको एन्जॉय किया। क्या बात लेकिन है! और सेक्शन 2 जो आप कह रहे हैं, यस, मिस्टर बच्चन राइट फ्रॉम माइनस 90 करोड़ टू प्लस 3000 करोड़ इन लाइक 20 इयर्स, 25 इयर्स जो आए हैं वो जो उनका एक सफर रहा है, जो उन्होंने अपने मतलब मेहनत और एनर्जी से दिन रात एक एक करके जो काम किया है और किस्मत को अपनी पलटा है, वो काबिले तारीफ है। तो उषा जी, एक बार फिर से बताइए कैसा था कौन बनेगा करोड़पति में जब आप वहाँ पहुँचे थे, तो पहले तो वो नहीं आए होंगे, पहले दर्शक जाके बैठ जाते होंगे हाँ मेरा जी। अंदाज़ा है। थोड़ा बताइए क्या अनुभव था? आप लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? आपने वैसे उनको पहले देखा हुआ था, फिर भी उस स्टेज, उस सेटिंग में देखना अलग बात थी। हाँ जी, हाँ जी। इतने काफ़ी लोग हमारे अगल-बगल बैठे थे और हम लोग सब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित से, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, मतलब ये हो रहा था कि कितनी जल्दी बच्चन जी आए और हम उनको देखें। और हम लोग कंटिन्यूअस बच्चन, बच्चन उसमें बोल रहे थे। टी-शर्ट और हम वहाँ जाने के लिए हमने ये टी-शर्ट भी बनवाई थी। अच्छा। आई डोंट नो दिख रहा है? तो ये हमने पहना हुआ था, तो वहाँ के ऑडियंस लोग को तो बहुत अच्छा लगा कि अरे! हम भी ये कर सकते थे। पूछने लगे कि अरे! आपने ये कहाँ से कराया? और बहुत मतलब एकदम वही बोले कि जैसे सपनों में हम देखते हैं, उस तरह से चल रहा था पूरा समय हमारा। क्या बात! बहुत ही अच्छा लगा। उनकी व्यवस्थाएँ भी बहुत अच्छी थी, हाँ, शो केबीसी की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी। व्यवस्था उन्होंने काफ़ी अच्छी की थी और मतलब समय से और एक लाइन से लेके जा रहे थे, बट किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी। तो टीम भी बहुत अच्छी थी केबीसी की। या बच्चन जी तो है ही है, मतलब वो तो करिस्मेटिक है सर। वो जब हाँ, सामने आते हैं ना, तो पहले आपके हाथ-पैर काँपने लगते हैं। बिल्कुल। मतलब इस सोच से काँपने लगते हैं कि ये साहब अभी हमारे सामने थोड़ी देर के लिए हैं, उसके बाद चले जाएँगे। ये जो सोच होती है उनको खोने की सोच, उससे आपके पैर काँपने लगते हैं। ये मैंने कई बार महसूस किया है। मेरा तो कैमरा भी नहीं चलता वो जब सामने आते हैं। मैं फ़ोटो भी नहीं खींच पाता। तो हालाँकि केबीसी में कैमरा अलाउड नहीं था, बट एक जनरल बात बता रहा हूँ, जब यहाँ हाँ, न्यूयॉर्क में उनसे मुलाकात हुई थी, लाइक माय हैंड वर लाइक शेकिंग, लिटरली शेकिंग। तो उनकी एक्टिंग की तरफ चलते हैं। हालाँकि जब इस कदर उनका जादू चढ़ गया होता है, तो जी। फिर बारीकियाँ और सब बातों की तरफ नहीं जा सकते। फिर भी उषा जी बताइए, कौन-सी पिक्चर आप पिक करेंगी अगर उनकी टॉप पिक्चर जो आपको एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी हो? मुझे तो बागबान बहुत अच्छी लगती है उनकी। उसमें जो स्टोरी है और जो उनका कैरेक्टर है, तो वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को छूता है वो, और जभी भी मैं देखती हूँ तो आज भी मैं रोती हूँ जब और मतलब साल 2 साल में 1 बार तो देख ही लेती हूँ, तो पता नहीं कितनी बार देखा है मैंने। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी। मतलब वो किरदार ऐसा है बच्चन साहब का कि वो आपको आँसुओं में डुबो देगा। इतनी उम्दा एक्टिंग है, इतनी उम्दा स्टोरी है उसकी, स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है। जिस तरह से लिखी गई, जिस तरह फैमिली का वो गुत्थम-गू चल रहा है सब कुछ, और एवरी फैमिली कैन रिलेट टू इट। और हर समय वो सत्य है, मतलब माँ-बाप के लिए कि माँ-बाप को अपने लिए कुछ करके रखना चाहिए। वो जो भी स्टोरी बनाई है उसमें, बहुत सी तो वो चाहे पुराने समय का लें या आज के समय का लें, वो मतलब
सबके ऊपर लागू होता है। रेलेवेंट है वो। तो एक तो कथानक होता है और एक कथानक से अलग हटके भी उसको प्राण देने वाले जो हाँ, अभिनय हैं, तो हम अभी क्या प्राण देने वाले अभिनेता की बात कर रहे हैं ज़्यादा करके, हाँ, और बागबान के संदर्भ से हम फिर संबंधों में जो पीढ़ियों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और प्रेम और रहना चाहिए, उस तरफ चले जाएँगे। वहाँ से वापस आ जाता हूँ और आँसू की बात निकली तो मुझे वो वाला गाना याद आया पंकज जी, जो आपको याद है। आँसुओं में चाँद डूबा, कौन-सा गाना है? ये सिलसिला फ़िल्म का है हाँ, और आपको ये जान के शायद आपको पता भी होगा कि ये गाना बच्चन साहब ने भी गाया एक बार और एक बार लता जी ने गाया फ़िल्म में। बिल्कुल। ऑल यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बच्चन साहब इस गाने के लिए नॉमिनेट हुए थे एज़ अ बेस्ट सिंगर अच्छा, अगेंस्ट लता मंगेशकर ओह मैन! फॉर सिलसिला, दिस सॉन्ग, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। उन हालाँकि उनको मिला नहीं लेकिन ही अच्छा ही वाज़ हुआ वो, क्योंकि नॉमिनेट करने वाले भी क्या है कि आपकी तरह फैन रहे होंगे उनके, तो कर दिया होगा। बट काफ़ी अच्छा काफ़ी गाया भी तो उन्होंने। या उनकी आवाज़ बड़ी मधुर है। जो भी गाने उन्होंने गाए हैं जनता ने उसको सर पे उठाया है। हुँ, उनकी आवाज़ का जादू डायलॉग्स में तो छोड़ो, गाने में भी जनता के सर पे चढ़ के बोलता है। अच्छा होली तो अमिताभ बच्चन के बिना कोई मना ही नहीं सकता है। सवाल ही नहीं भई, सवाल ही नहीं। रंग पूरे बरसे पूरे planet पे कहीं भी रंग बरसे हो जाए, बस उसके बिना होली नहीं होगी, नहीं होली होगी तो तो नहीं नहीं होगी, होगी। सिंपल दैट्स इट। तो उसके आप कितने वर्ज़न आए गए। तो आप कौन-सा अमिताभ का गाना है जो उषा जी को सुनाते रहे होंगे शादी के पहले-पहले कालखंड में? तो हम लोगों की तो यार पुराने ज़माने की शादी है यूपी वाली। लेकिन जो इतनी भी बच्चन साहब पुरानी नहीं, वो भाग के पिक्चर तो देख चुकी थी। इतनी पुरानी नहीं। वो देख चुकी थी, मैं नटवर लाल देख चुका था। लेकिन जो बच्चन साहब की जो रोमांटिक इमेज वाली पिक्चरें हैं, जैसे कभी-कभी साहिर लुधियानवी की जो वो उसमें कविता याद है? कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है। हाँ, हाँ, अरे सुनाइए, वो सुनाइए। कविता तो नींद में भी पाठ कर लें और रात को 2 अच्छा, बजे। तो कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी ज़ुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती, तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका अब, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न कोई मंज़िल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊँगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफ़स, मगर यूँ ही कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है। क्या बात है! ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ चलते-चलते। तो आपकी उपस्थिति में मुझे याद आता है, एक बार मुझे भी अमिताभ बच्चन जी के साथ यहाँ पर लिंकन सेंटर में उनकी फ़िल्मों का फेस्टिवल था। यस! मिलने का मौका हुआ था और मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितना उत्साहित था, जी, और उसका थोड़ा-सा अंश मैं आप तक पहुँचा हूँ अभी। उससे प्लीज़। पहले मैं ये बताऊँ कि मैंने अपनी तरफ से सोच-सोच के जो सवाल पूछे थे, तो हाँ, उन्होंने पहले ना बहुत छोटे-छोटे आंसर दे देते थे, तो हुँ, फुस हो जाता है, मतलब आप अपनी तरफ से तैयारी कर आगे सवाल पूछते हो। करेक्ट। सो मैं अपनी हँसी उड़ाने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे लगा ये बड़ा काव्यात्मक प्रश्न है और ये बड़ा पोएटिक एक्सप्रेशन इनके होते हैं। तो जी। मैंने पहला सवाल उनसे ऐसा किया था कि उनकी पहली पिक्चर कौन-सी थी बताइए? वेल एवरीबॉडी नोज़ दैट। बोलिए? साथ साथ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हाँ। राइट? हाँ, जी, और उसके बाद गूंगे का रोल जो किया था उन्होंने, जी। वो पिक्चर थी रेशमा और शेरा, उन्हीं विश दिनों की थी, हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो रेफ़रेंस करते हुए मैंने कहा कि रेत में आप थे और गूंगे का था, तो क्या लगता था आपको, रेत आपको क्या कहती है? हुँ, ऐसा कुछ मैंने पूछा था। हुँ। तो उन्होंने कहा रेत, रेत है, क्या कहेगी? अरे! मैंने कहा यार मरा दिया। ओह! पर उसमें एक बात मैंने उनको पूछी कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलती है? क्योंकि ये सवाल आपसे जंजीर पिक्चर में वो किरदार जो प्राण का था वो पूछता है।
तेरी हँसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। तो गाने में है, या। हाँ, तो मैंने कहा कि आप बताइए कि क्या आप, तो कहते हैं बस उन्होंने कहा कि बस साँस ले रहे हैं, इससे खुश हो जाते हैं। आप ओह! जैसे दोस्त मिल जाते हैं, इससे हुँ। खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार अपने को दोस्त कह दिया, ये काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अल्टीमेट हो गया। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ, जी, उसका जी। अंश जो है। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। Now I recollect the main reason for which I tried to sit with him was that I wanted him to say something about the importance of Hindi. ईश्वर की बड़ी कृपा रही है और माता-पिता का आशीर्वाद रहा है। प्रत्येक इंसान जो है वो विश्व में आता है और उसकी ओर ईश्वर की कृपा बनी हुई रहती है, वरना वो इस संसार में भेजा नहीं जाता। और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा कि हम इस विश्व में रह सकें, जीवित रह सकें, काम कर सकें, लोगों का स्नेह और प्यार जो है वो पा सकें, माता-पिता का आशीर्वाद पा सकें, आप जैसे मित्रों का स्नेह पा सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ईश्वर चाहेगा तो हम इसी तरह कार्य करते रहेंगे आगे अपने जीवन में भी, ताकि आप लोगों का प्यार बना रहे और ईश्वर हमसे खुश रहें। बात है। और आपसे मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ, जो मन के स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रकार की सहजता बनाए रखने के लिए क्या कुछ ऐसा अभ्यास है जो आप नियमित करते हैं सुबह उठकर, या कोई पुस्तक या कोई ऐसा नियम जो आपके जीवन का अंग है जो आपको इस सब में सहायता देता है? कोई ऐसा नियम तो है नहीं। सुबह उठ कर के जो आप करते हैं वो मैं भी करता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और थोड़ी बहुत रामायण गीता पढ़ लेता हूँ और बाबूजी की सिखाई हुई कुछ बातें जो हैं उनको मन में ध्यान कर लेता हूँ, इसी से जीवन व्यतीत हो जाता है। चाहता हूँ कि भाषा और संस्कृति का कितना समीप का संबंध आप मानते हैं और हिंदी के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए, इसके लिए आप? भारतवर्ष हमारी जड़ है, हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि का अपना एक महत्व होता है जो सारे जीवन में हमारे साथ बना रहता है। आप भले किसी विदेश में जा कर के रहें, वहाँ अपना कार्य करें, जीवन व्यतीत करें, लेकिन कहीं न कहीं जो मिट्टी जो जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहती है और जो भी मिट्टी सिखाती है उसको अपने साथ रखना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फ़िलहाल फिर से हमारे अभी वाले अमिताभ बच्चन को ले आता हूँ। पर मैं फिर से दोहराऊँ कि मेरे मन में था कि वो हिंदी भाषा के लिए कुछ कहें, वो उन्होंने कह दिया और भारत के बारे में भी मैं जैसा भाव चाहता था उनसे प्रकट हो, वो हुआ। तो जी, जी। मैं बड़ा आनंदित उस महसूस किया। इंटरव्यू को लेके मैं यस, हो गया मेरे रामायण हिसाब गीता से। की बात कही उन्होंने, यस। हाँ, रामायण गीता की बात भी कह दी। जी, तो हम बहुत जल्दी समापन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक तो आपके साथ मिलके मैं भी ये मंगल कामना करूँ कि वो इसी तरह स्वस्थ रहें बिल्कुल। और विविध रूपों में सक्रिय रहें। और जो एक बात हम पहले कर रहे थे उसके बारे में, चूँकि आप खुद एंटरप्रेन्योर भी हैं, जी, इट टेक्स अ लॉट टू टर्न अराउंड फ्रॉम डेट टू द पोज़ीशन वेयर जैसे कि मैंने मेंशन किया 3160 करोड़ या ऐसे कुछ एसेट्स उनके। जी। करेक्ट, करेक्ट। सो यू सेड इट एक्चुअली। क्या है कि बच्चन साहब एक किस्मत, एक होती है किस्मत और एक होता है कर्म। किस्मत लेके तो पैदा हुए थे, अच्छे घर में, संस्कृति अच्छी मिली, माँ-बाप का प्रभाव बहुत बढ़िया रहा, उनके पिताजी बड़े बहुत बड़े कवि, आप जानते ही हैं। फ़िल्मों में आए, फ़िल्मों में काम-वाम शुरू किया, मेहनत से, लगन से उन्होंने जो एक एम्पायर खड़ा किया, हर कैरेक्टर से, हर कैरेक्टर में जान फूँकने की जो उनकी एक जिद होती है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो विजय दीनानाथ चौहान हो, या फिर कोई कभी-कभी वाला कवि हो, या फिर पा वाला कोई अ, कैरेक्टर ऐसा हो वेरी जिसका सैड। दिमाग काम नहीं कर रहा, इस तरह का। तो हर कैरेक्टर में जान फूँकने की जो उनकी क्षमता है और जिद है, वही चीज़ उनको बार-बार सपोर्ट करती है और खड़ा करती है फिर से। हुँ, तो समय कम है और जब कोई अमिताभ बच्चन के बारे में बात शुरू करना लगेगा, तो कई घंटों तक कर सकते हैं कि राजनीति में भी जाओगे, तो फिर बिल्कुल। एक वो अलग चैप्टर खुल जाएगा।
और इसके अलावा उनकी जैसे आपने खुददारी कही तो खुददारी थी, कुछ लोगों ने ऑफ़र किया था कि मुझसे पैसे ले ले, तो उन्होंने कहा नहीं लेना है। सो वो बातें भी हैं और संबंधों के स्तर पर भी हैं और कई लोगों को प्रभावित किया। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से समापन इससे करना चाहूँगा कि वो बहुत ही सिंसियर इंसान है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और अभी भी अपने किरदार के लिए वो जितनी मेहनत करते हैं, बाकी अभिनेताओं के इंटरव्यू से पता लगता है कि वो कमाल की बात है। तो चलते-चलते उषा जी ये मानते हुए कि अमिताभ बच्चन आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी उनके जन्मदिन पे? आह, बस वो भी बोलते हैं इसी तरह हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम लोग के लिए अच्छी-अच्छी मूवीज़ प्रोड्यूस करते रहिए और बच्चन जी के लिए तो मतलब मेरे मुँह से कुछ अब निकल ही नहीं रहा है। पंकज जी आपका मौका है अब, संक्षेप में। हाँ, हाँ, मैं तो खाली 2 लाइन कहूँगा। मैं एक एक्चुअली उनका जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत चुंबकीय है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने उसी चुंबकीय व्यक्तित्व को और निखारते रहिए, जनता के साथ रहिए, जनता आपको प्यार दे रही है। हज़ारों करोड़ों के दिलों में बसे हुए हैं आप। आप इतनी ऊर्जा पता नहीं आपको कहाँ से मिलती है, भगवान ने किस मिट्टी से आपको बनाया है। यही सब आपके सब चीज़ें बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, यही तो मनोकामना है। ये भी मुझे चलते-चलते मन हो रहा है याद कर लूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग करना ट्विटर का और हुँ, ब्लॉग इत्यादि का सबसे पहले उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो गुजरात का उन्होंने कैंपेन किया था नरेंद्र मोदी जी के साथ, हुँ, वो वाला भी और बहुत सारे स्वच्छता अभियान इत्यादि में सक्रिय रहे। तो कई रूपों में प्रेरक मनुष्य के रूप में भी रहे और कुछ बातें ऐसी होती हैं वो हर एक इंसान की किसी को कभी-कभी नागवार गुज़र जाती हैं, इनकी भी रही हैं पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हुँ। हम बात कर रहे हैं उनके जन्मदिन के साथ जो प्रेरणाओं का एक सकारात्मक, सृजनात्मक प्रवाह हमारे लिए प्रकट हो रहा है उसकी और पंकज जी और उषा जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू सो मच।